जैसा कि आप लोगों को पता है क्लास 12 की फिजिक्स हम पढ़ रहे थे। आप लोगों ने अगर लास्ट के 2 वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो पहले आप वो वीडियो देख लें ताकि आपको इस वाले वीडियो में जो भी मैं बताऊंगा वो आपको समझ में आ जाए। क्लियर? तो हमारा जो पहला पॉइंट है इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, वहां से स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने कुलाम्स लॉ पढ़ा था, कुलाम्स लॉ एक्चुअली दो अगर हमारे पास चार्ज है तो दोनों के बारे में यानी दोनों के चार्जेस के ऊपर कितना फोर्स लगेगा एक दूसरे के कारण उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। अब हम अगर बहुत सारे चार्ज है और बहुत सारे चार्ज किसी एक पर्टिकुलर चार्ज पर फोर्स लगा रहे हैं तो उसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे तो उसको डिस्कस करते हैं। क्लियर? तो हमारा पॉइंट जो है टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। मल्टीपल चार्जेस ये जैसे अगर मान लो हमारे पास कोई चार्ज है Q, अगर उसके आसपास में बहुत सारे चार्ज हैं, जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2, एक चार्ज है Q3 और एक चार्ज है Q4। अब ये जो भी चार्जेस हैं ये इसके ऊपर एक फोर्स लगाएंगे। जैसा कि हम लोगों ने पता है पहले भी पढ़ा है कि दो चार्ज होते हैं उनके बीच में कूलम्ब फोर्स लगता है यानी एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। तो इस चार्ज के थ्रू इस पे एक फोर्स लगेगा। क्लियर? तो हमें इन दोनों के बारे में दोनों की डिस्टेंस भी पता होनी चाहिए, चार्ज भी पता होना चाहिए। चार्ज बेसिकली हमें पता है, डिस्टेंस भी पता होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे ओरिजिन के रेस्पेक्ट में पहले इनको देखते हैं। सपोज हमारे पास एक चार्ज है Q1 जिसकी ओरिजिन के रेस्पेक्ट में डिस्टेंस है r। ये जो हमारा चार्ज है Q2 इसकी ओरिजिन के रेस्पेक्ट में देखी जाए तो जो डिस्टेंस है वो है r। ये इनके बेसिकली पोजीशन वेक्टर है यानी r1 इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q1 एंड r2 इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q2। अगर Q3 की बात करें तो चार्ज Q3 के जो पोजीशन वेक्टर है वो है r3 और अगर Q4 की बात करें तो हमारे पास जो पोजीशन वेक्टर रहेगा r4। अगर हम बात कर रहे हैं चार्ज Q की यानी चार्ज Q पर इन सभी चार्ज के थ्रू जो फोर्स लगेगा उसे हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो इसके लिए प्रिंसिपल है जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। वो अगर हमें पता है तो हम इस चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी अगर बहुत सारे चार्ज हैं और उनके द्वारा अगर किसी एक बेसिकली चार्ज पे अगर फोर्स लग रहे हैं तो उन सभी फोर्स को हम कैलकुलेट करने के लिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। अब ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होती है आप लोगों ने क्लास 11th में भी वेव से रिलेटेड सुपरपोजिशन लॉ पढ़ा होगा। आज हम उसको एक बार वापस डिस्कस करते हैं। यानी अकॉर्डिंग टू द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अभी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन टोटल फोर्स यानी ये जो चार्ज हमारा Q है इसके ऊपर जो भी टोटल फोर्स लग रहा है उस टोटल फोर्स की बात करते हैं। यानी अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन गिवन चार्ज। यानी हमारे पास जो चार्ज है गिवन चार्ज, इस चार्ज के ऊपर जो भी दूसरे चार्ज हैं यानी टोटल फोर्स ऑन एक्टिंग ऑन गिवन चार्ज यानी इस चार्ज के ऊपर जितने भी फोर्स लग रहे हैं किसके थ्रू, ये जितने भी जो चार्ज है उनके थ्रू यानी ड्यू टू नंबर ऑफ चार्जेस इज वेक्टर सम ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन इंडिविजुअल फोर्स, सॉरी यानी जो भी इंडिविजुअल फोर्स लग रहे हैं इंडिविजुअल फोर्स एक्टिंग ऑन गिवन चार्ज ऑन दैट चार्ज ड्यू टू नंबर ऑफ चार्जेस। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जो भी गिवन चार्ज है Q इसके ऊपर इन सभी चार्ज के थ्रू जो फोर्स लग रहा है उन सभी फोर्स का अगर हम वेक्टर सम करें
तो जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो इस पे लगने वाला टोटल फोर्स होगा। अगर हम बात करें कि अगर चार्ज Q1 एंड Q के बीच में अगर कोई फोर्स लग रहा है तो उस पर दूसरे किसी फोर्स का कोई फर्क पड़ता नहीं है, यानी इंडिविजुअली जो फोर्स लग रहा है उस पे किसी और फोर्स का कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अगर हम बात करें इस फोर्स की, जैसे अगर हमारे पास ये जो चार्ज है इसको हम M से गए यानी QM, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा किस चार्ज पे लग रहा है, M पर। तो पहले भी हमने पढ़ा है जिस चार्ज पे फोर्स लगता है उसे हम पहले लिखते हैं, जिसके थ्रू लगता है उसे हम बाद में लिखते हैं। क्लियर? तो ये हो जाएगा हमारा Fm1 जो कि Q1 चार्ज के थ्रू Q चार्ज पे फोर्स लग रहा है। अगर हम बात करें Q2 की, तो ये जो फोर्स लगेगा ये हमारा लगेगा F Q पे लग रहा है यानी M पे लग रहा है, और किसके थ्रू लग रहा है, 2 के थ्रू, तो ये हो जाएगा Fm2। अगर हम बात करें चार्ज Q3 की, तो इसके थ्रू जो फोर्स लगेगा वो लगेगा हमारा Qm3। अगर चार्ज Q4 की बात करें, सारे पॉइंट एक ही पॉइंट पे मिलेंगे, तो ये हमारा चार्ज रहेगा, फोर्स रहेगा Fm4। क्लियर? तो ये सारे फोर्सेस हैं। अब इन सब फोर्स का अगर हम वेक्टर सम करें तो इस चार्ज Qm पे लगने वाला टोटल फोर्स आ जाएगा। यानी अगर हम बात करें F यानी इस M पे लगने वाला टोटल फोर्स वो हो जाएगा हमारा, इट इज अ वेक्टर सम, क्योंकि फोर्स भी हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी यही कहता है, अकॉर्डिंग द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द गिवन चार्ज due to the number of charges is the vector sum of the individual force acting on that charge due to number of charges। यानी जितने भी चार्ज है उन सब चार्ज के थ्रू जो इंडिविजुअल फोर्स लग रहा है उन सब का अगर वेक्टर सम करें तो हम इस चार्ज के ऊपर टोटल फोर्स जो लग रहा है वो निकाल सकते हैं, वो कैलकुलेट कर सकते हैं। सो हमारा F इज इक्वल टू हो जाएगा Fm1 एंड सेकंड चार्ज, सेकंड फोर्स इज Fm2, थर्ड चार्ज इज Fm3 एंड Fm4। अगर बात मान लेते हैं कि बहुत ज्यादा फोर्स हो तो हम उनको पर्टिकुलर ऐड कर सकते हैं। ठीक है? अगर हम बात करें इस Q चार्ज की, तो Q चार्ज की ओरिजिन से डिस्टेंस को मान लेते हैं वेक्टर सम, पोजीशन वेक्टर R के थ्रू हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है? तो ये हम रहेगा हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, तो ये रहेगा टोटल फोर्स। ठीक है? अगर हम इसको और इलेबोरेट करने जाए तो हमारा जो F रहेगा, अगर हम इसकी बात करें, क्लियर, तो यहाँ पर हमें वेक्टर दे रखा है। वेक्टर का मीनिंग होता है कि अगर आपको वेक्टर क्वांटिटी दी रखी है तो इसका मतलब आपको उसमें डायरेक्शन भी लिखनी है, सेकंड थिंग इज उसका मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए। अगर हम Fm1 की बात करें तो पहले हम उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे एंड उसका डायरेक्शन भी उसके साथ होना चाहिए। तो Fm1 की बात करें तो हमें एक तो चार्ज पता होना चाहिए और दोनों के बीच की डिस्टेंस पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर Fm1 फोर्स है, Fm1 फोर्स है, तो यहाँ पे डिस्टेंस भी रहेगी R21। अगर यहाँ पर फोर्स Fm2 है तो यहाँ पे जो डिस्टेंस रहेगी वो रहेगी Fm2, Rfm2। अगर Rfm3 है तो यहाँ पे Fm3 है तो डिस्टेंस भी रहेगी Rm3। अगर हम बात करें फोर्स M4 की तो हमारी डिस्टेंस रहेगी Rm4। क्लियर? तो अब यहाँ पर हम इसको अप्लाई करते हैं। तो अगर फोर्स की बात करें तो हमें दोनों का चार्ज पता होना चाहिए, दोनों के बीच की डिस्टेंस पता होनी चाहिए। तो Fm1 की जगह हम लिख सकते हैं कि Q, फर्स्ट हमारा Q1 एंड सेकंड चार्ज इज Qm। यहाँ का चार्ज हमारा Q1 है और यहाँ पर चार्ज हमारे पास Qm है, दोनों के बीच के फोर्स निकालना है तो दोनों का चार्ज पता होना चाहिए, दोनों के बीच की डिस्टेंस पता होनी चाहिए। तो दोनों का चार्ज हमने लिख दिया है। अब दोनों के बीच की डिस्टेंस को लिखते हैं, तो R21 स्क्वायर, जो कि हमारा फार्मूला है फोर्स का, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर हम वेक्टर क्वांटिटी में जाए तो उसका हमें मैग्नीट्यूड के साथ में उसकी डायरेक्शन लिखनी है। तो ये इसका मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन की बात करें तो R21, ये R21 वेक्टर है। अगर इसकी डायरेक्शन की बात करें तो इसका यूनिट वेक्टर होगा, वही उसकी डायरेक्शन होगी। तो यहाँ पे जो इसकी डायरेक्शन रहेगी R21 यूनिट वेक्टर। अगर हम Fm2 की बात करें तो Q2 सेकंड की बात करते हैं इस फोर्स की, तो हमारे पास चार्ज Q2 है एंड सेकंड चार्ज इज Qm। तो हमारे पास Q2 Qm रहेगा और डिस्टेंस हमारे इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो है हमारी Rm2। तो ये हो जाएगा Rm2, ये मैग्नीट्यूड है, स्क्वायर हो जाएगा, और इसकी जो डायरेक्शन रहेगी वो Rm
2 रहेगी। क्लियर, पर्टिकुलर अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, बट आपको पता होगा कि अगर R21 RM1 की बात करें तो यूनिट वेक्टर की तो ये होता है हमारा RM1 वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड। अगर हम RM2 की बात करें यूनिट वेक्टर की तो RM2 वेक्टर अपॉन RM2 मैग्नीट्यूड। सारे यूनिट वेक्टर को हम इसी तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ये वेक्टर है सॉरी। क्लियर, तो यहां पर ये जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड को हम नॉर्मल ऐसे लिखते हैं, बट यहाँ पर मैं ऐसे नहीं लिखूंगा, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमारे पास थर्ड वाला फोर्स जो रहेगा वो रहेगा KQ3 QM अपॉन RM3 स्क्वायर एंड RM3 यूनिट वेक्टर। उसी तरीके से नेक्स्ट फोर्स रहेगा हमारा QM Q4 QM एंड RM4, उसके साथ में जो इसका यूनिट वेक्टर रहेगा वो RM4 यूनिट वेक्टर। क्लियर, तो ये हमारा रहेगा टोटल फोर्स। अगर हम इसको और इलेबोरेट करने की कोशिश करें तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं F यूनिट वेक्टर, इन सब में जो कॉमन आ रहा है देखा जाए तो यहाँ पर हमारे पास कॉमन है KQ1 KQM सब में कॉमन है, तो जो कॉमन है उसे हम कॉमन ले सकते हैं। तो KQM कॉमन है, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास पर्टिकुलर चार्ज रहेगा R21 सॉरी M1, यहाँ पर हमारा M1, सो ये हमारा हो जाएगा M1 स्क्वायर एंड RM1 यूनिट वेक्टर, Q2 RM2 स्क्वायर RM2 यूनिट वेक्टर, Q3 RM3 स्क्वायर RM3 यूनिट वेक्टर, Q4 RM4 स्क्वायर यूनिट वेक्टर। क्लियर, तो इस तरीके से हम इसको टोटल फोर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर आपको सम के तौर पर अगर कुछ बातें पता हो तो हम इसको और शॉर्ट में लिख सकते हैं, यानी समेशन ऑफ I 1 to n, यानी जो सम है हमारा 1 to n, अगर हमारे पास 4 है तो हम यहाँ पे 4 लिख सकते हैं। क्लियर, तो ये हमारे पास हो जाएगा QI और हो जाएगा RMI स्क्वायर RMI यूनिट वेक्टर। क्लियर, ये समेशन बताता है I 1 to n सॉरी I 1 to 4, यानी I की जो वैल्यू 1 से लगाकर 4 तक जाएगी। क्लियर, तो ये हमारा लास्ट आएगा। अगर हमारे पास बहुत सारे चार्ज है तो हम उसे अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के थ्रू निकाल सकते हैं। क्लियर, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लियर, तो इसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं। तो न्यूमेरिकल्स में सबसे पहली बात ये कि अगर हमारे पास मान के चलते हैं स्टार्टिंग में अगर हमारे पास 3 अलग अलग चार्ज हैं तो फोर्स कैसे कैलकुलेट होगा, उसके बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लेंगे। तो पहले एक बार एग्जांपल के तौर पर समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास मान लो एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2, एक चार्ज है Q3। क्लियर, और इनकी जो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में डिस्टेंस है, इस चार्ज की डिस्टेंस है R1, इस चार्ज की डिस्टेंस है R2, यूनिट वेक्टर है सॉरी ये पोजीशन वेक्टर है, ये भी हमारा पोजीशन वेक्टर है। R3 इज अ पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q3। फिर R1 इज यूनिट पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q1, R2 इज अ पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q2 एंड R3 इज अ पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q3। तो यहाँ पर अगर आप लिखना चाहो तो साइड में लिख सकते हो। ठीक, जैसे एक मैं लिख देता हूँ, बाकी आप समझ सकते हो इससे। R1 is a position vector of charge Q1। क्लियर, अब हम बात करते हैं इस
अगर मान लो क्वेश्चन में ये पूछा है कि हमारे पास 3 चार्ज है और इन चार्ज में Q2 जो चार्ज है उस पर इन दोनों चार्ज के थ्रू कितना फोर्स लग रहा है, यानी Q1 एंड Q3 चार्ज Q2 पे कितना फोर्स अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि ये चार्ज और ये चार्ज इन दोनों के बीच में अगर पहले फोर्स निकालेंगे तो ये फोर्स हमारा ये रहेगा। अगर हम चार्ज इस चार्ज के बीच में फोर्स निकालना चाहे तो वो इस लाइन में रहेगा। डायरेक्शन देखें तो हम किस पे पता लगाना चाहते हैं, चार्ज Q2 पर। तो जिस पे हम फोर्स की बात करते हैं यानी 2 पर बात करते हैं तो उसे हम लिखते हैं पहले किसके थ्रू लग रहा है, 1 के थ्रू, और ये हो जाएगी फोर्स की डायरेक्शन यानी इस डायरेक्शन में जिसके ऊपर फोर्स लगता है उस साइड में ही डायरेक्शन होती है। इस बात का ध्यान रखना कि जैसे हमारे पास दो चार्ज है, अगर हम इस चार्ज पर फोर्स निकाल रहे हैं तो इसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में ही रहेगी, इस डायरेक्शन में इस फोर्स की डायरेक्शन रहेगी, और इस पर लगने वाला फोर्स है उसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में रहेगी। क्लियर? तो ये रहेगा हमारा फोर्स लग रहा है 2 पर, इसके थ्रू लग रहा है 3 चार्ज Q3 के थ्रू। तो ये हमारा हो जाएगा Q3। अगर हम देखें तो हमें इन दोनों चार्ज को तो आराम से निकाल सकते हैं, बट इनका वेक्टर सम कैसे करेंगे। तो देखा जाए तो ये चार्ज कुछ इस तरीके से जा रहा है और ये चार्ज कुछ इस तरीके से जा रहा है यानी इस डायरेक्शन में। ये हमारी डायरेक्शन है फोर्स F21 और ये हमारी डायरेक्शन है फोर्स F23। क्लियर? तो पहले तो हम इस फोर्स F21 F23 की बात करें तो हमारे पास जो F21 है तो यहाँ हम अगर बात करें, पहले हम बात करते हैं फोर्स F21 की। तो यहाँ पर देखा जाए फोर्स F21 हमारे पास चार्ज जो है Q1 एंड Q2, ये हमारे पास चार्ज है, दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हमें बताइए क्या होगी, R21 वेक्टर। ये तो ये हमारा हो जाएगा R21 मैग्नीट्यूड स्क्वायर एंड R21 यूनिट वेक्टर, ये डायरेक्शन है। ठीक, अगर हम R21 को निकालने जाए तो जैसा हमने पहले पढ़ा था, इस वेक्टर की डायरेक्शन, पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन ये, इस पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन ये और इस पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन ये दोनों ट्रायंगल, ये हमारे पास ट्रायंगल जो है, इस ट्रायंगल में ये हमारे पास अल्टरनेट यानी R1 एंड R21 इज अल्टरनेट। सो ये हमारा सम करेंगे R2। ट्रायंगल में हमने लॉ पढ़ा है, जो अल्टरनेट होते हैं उन वेक्टर का सम थर्ड वाला जो ऑपोजिट है और ट्रायंगल की फॉर्म में है उसके इक्वल होता है। ये तो ये हमारा रहेगा, अगर हम यहाँ से R21 निकालने जाए तो हमारे पास R21 आ जाएगा R2 माइनस R। ठीक, तो इस तरीके से हमारे पास सारे यूनिट वेक्टर हम निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। उसी तरीके से हमारे पास जो दूसरा फोर्स है यानी F23, इसकी बात करें हमारे पास चार्ज है Q2 एंड Q3, सो KQ2 and Q3 upon R23 square and R23 वेक्टर। ये तो हमारे पास तो फोर्स है। अब इन दोनों का हमें वेक्टर सम करना है तो हमें देखना पड़ेगा हम इसको कैसे कैलकुलेट करें। तो रही बात, जैसे मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच में एंगल है थीटा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा मान लेते हैं वो रिजल्टेंट आएगा हमारा F। तो देखा जाए तो आपने क्लास 11th में वेक्टर के सम के लिए आपने एक पैरेललोग्राम का वेक्टर लॉ पढ़ा होगा। तो उस लॉ के अकॉर्डिंग आप लोगों ने ये देखा होगा कि अगर हमारे पास चार्ज, एक चार्ज है P और एक चार्ज है Q, उन दोनों के बीच में अगर एंगल है थीटा और रिजल्टेंट वेक्टर है उसका यूनिट वेक्टर है अल्फा, तो जो R रिजल्टेंट वेक्टर होता था, जो मैग्नीट्यूड रहेगा R, वो रहेगा हमारे पास P स्क्वायर Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। और दोनों के बीच में जो एंगल है यानी P के रेस्पेक्ट में
जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसकी जो डायरेक्शन है यानी उसका जो एंगल है वो हमारे पास रहेगा tan इनवर्स q sin थीटा अपॉन q sin थीटा अपॉन p प्लस q cos थीटा। क्लियर? तो इसी को फॉलो करते हुए अगर हम इसमें जाएं तो हमें निकालना क्या है कि चार्ज q2 पर दो फोर्स लग रहे हैं, उन दोनों फोर्स का वेक्टर सम क्या होगा। तो इसको हमने कंपेयर किया पैरेललोग्राम की तरह, जो हमने क्लास 11th में वेक्टर वाले चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा वैसे, तो उसी के थ्रू हमने यहाँ पर हमें इसको इलेबरेट करना है, इसको हम कैलकुलेट करेंगे। क्लियर? तो यहाँ पर हमारे पास जो टोटल फोर्स है F, उसका हमें निकालना है मैग्नीट्यूड। क्लियर? हमें उसका निकालना है मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड में क्या होता है कि दोनों का स्क्वायर यानी हमारे पास एक फोर्स है F21 एंड F23। तो F21 का हमें करना है स्क्वायर प्लस F23 का भी करना है स्क्वायर। फिर यहाँ पे वेक्टर नहीं लिखेंगे तो चलेगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 F21 एंड F23 cos थीटा। क्लियर? अगर हम बात करें इसके डायरेक्शन की यानी एंगल की, सपोज हम मान लेते हैं कि इसका एंगल है अल्फा, तो F21 के रेस्पेक्ट में उसका एंगल हो जाएगा हमारा F23 जो ऊपर है क्योंकि जैसा है वो ऊपर वाला F23 cos sin थीटा अपॉन P हमारा मतलब F21 ये नीचे वाला F21 के जैसा है F21 प्लस F23 cos थीटा। ठीक? तो अगर हमारे पास दो चार्ज है तो दो चार्ज के लिए हम इस तरीके से भी कैलकुलेट करेंगे। क्लियर? तो अब लेते हैं हम एक क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, क्लियर? तो ये हमारा क्वेश्चन है, कंसीडर थ्री चार्जेस Q1 Q2 Q3 each angle to the Q to the vertex of an equilateral triangle। यानी हमारे पास Q1 Q2 Q3 चार्ज जो है जिसका एक्चुअल में जो वैल्यू है उन तीनों के ऊपर चार्ज की वो है Q, और वो वर्टेक्स पर है। किसके वर्टेक्स पर है? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसके वर्टेक्स पर है जिसकी साइड हमारे पास n है। तो हमें निकालना है कि टोटल फोर्स ऑन ए चार्ज Q, यानी हमारे पास जो चार्ज Q है उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा वो हमें कैलकुलेट करना है, और जो कहां पर प्लेस है? सेंट्रोइड पर, यानी हमारे पास जो ट्रायंगल है उसके सेंट्रोइड पे हमारा चार्ज Q प्रेजेंट है। तो हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया है, जैसे हमारे इस ट्रायंगल का नाम है ABC, और यहाँ पर जो चार्ज है वो प्लेस है यहाँ पर Q1 है जिसकी वैल्यू Q के इक्वल है, यहाँ पर हमारा चार्ज Q2 है जिसकी वैल्यू Q के इक्वल है, यहाँ हमारा चार्ज Q3 है जिसकी वैल्यू Q के इक्वल है। इन सब के सेंटर में पहली बात इनकी साइड कितनी दे रखी है? साइड इज n, तो यहाँ की साइड n है, यहाँ की साइड भी n है, यहाँ की साइड भी n है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में आप जानते हो सारी साइड क्या होती है? इक्वल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो ईच एंगल यानी जो एंगल है वो 60 डिग्री होता है, ईच एंगल इज 60 डिग्री। तो ये हमारा एंगल 60 डिग्री रहेगा, ये भी हमारा 60 डिग्री और ये भी हमारा 60 डिग्री इसके सेंटर में, यानी सेंट्रोइड का मतलब होता है बिल्कुल सेंटर में, यानी ये तीनों डिस्टेंस जो वर्टेक्स से डिस्टेंस है तीनों सेम रहेगी। इस पॉइंट को हम दे देते O, तो यहाँ पर चार्ज Q प्रेजेंट है। क्लियर? तो पहली बात हमें निकालना है इस चार्ज Q पे Q1 Q2 और Q3 के कारण कितना फोर्स लग रहा है। तो अगर हमें टोटल फोर्स निकालना है तो हमें कौन सा रूल लगाना पड़ेगा? मल्टीपल चार्ज वाला, यानी कौन सा? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है? तो पहले हमें पर्टिकुलर सारे फोर्स निकालने पड़ेंगे, फिर उनका हम वेक्टर सम करेंगे। यानी हम देखें तो जैसे हमारे पास पॉइंट है O, तो इस O पॉइंट पे A के थ्रू जो फोर्स लग रहा है यानी इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी? ये वाली। तो इस फोर्स की जो डायरेक्शन है मैं लिख देता हूं यहाँ पर, इसका मिडिल पॉइंट होगा, आप जानते ही 10th की मैथ्स में इतना तो पढ़ा ही होगा आप लोगों ने। तो ये जो फोर्स रहेगा इसकी डायरेक्शन किस पर लग रहा है? O पर। किसके थ्रू लग रहा है? A के थ्रू। तो FOA की डायरेक्शन ये रहेगी। अगर हम बात करें चार्ज Q पर B,
जहां पर Q2 चार्ज प्रेजेंट है उसके थ्रू क्या फोर्स लग रहा है, तो उसकी डायरेक्शन रहेगी ये। क्लियर? तो इस फोर्स को हम कहेंगे किस पे लग रहा है, O पर। किसके थ्रू लग रहा है, B पर, B के थ्रू। तो इसको हम कहेंगे FOB। क्लियर? तीसरा हमारा चार्ज है Q3, इसके थ्रू जो Q पे चार्ज लगेगा उसकी बात करें तो वो रहेगा इस डायरेक्शन में, जिसको हम कहेंगे F। किस पे लग रहा है, O पर। इसके थ्रू लग रहा है C के थ्रू। क्लियर? ये देखिए, अब हमें अगर फोर्स लगा निकालना है तो हमें चार्जेस पता होने चाहिए, हमें पर्टिकुलर सारे चार्जेस पता है। अगर बात करो और क्या चाहिए, तो डिस्टेंस चाहिए। अगर हमें ये फोर्स निकालना है तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस चाहिए, ये फोर्स निकालना है तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस चाहिए, और ये वाला निकालना है तो इनके बीच की डिस्टेंस चाहिए। बिकॉज इट इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो सारी जो डिस्टेंसेस है वो सारी सेम रहेगी। यानी मैं कह सकता हूँ यहाँ पर OA = OB = OC। अगर हमें एक कोई पार्ट मिल जाए इनमें से, या तो OA ये वाला, OB एंड OC, इन तीनों में से अगर कुछ भी मिल जाए तो हमें सारी डिस्टेंस पता हो जाएगी। अब बात करें कैसे निकालेंगे, तो जैसे हमारे पास ये है साइड L। आप लोगों ने 10th क्लास में राइट एंगल ट्रायंगल के जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आप लोगों ने पढ़े होंगे, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा। जैसे हमारे पास अगर हम इसको छोटे से डायग्राम के थ्रू समझे यहाँ पर, तो यहाँ देखा जाए तो हमारे पास ये वाली साइड है L। क्लियर? और ये वाली साइड हमारी क्या होगी, ये पूरी डायरेक्शन, अगर इस पॉइंट को मैं M दे देता हूँ, ये पूरी लेंथ L है, तो ये वाली इसकी हाफ रहेगी बिकॉज मीडियन है। तो मीडियन L/, इसको क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा साइड में, तो L/2 हो जाएगा, क्योंकि हमारी साइड L/2 है, एंगल हमारे पास 60 डिग्री। अब हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो ये हमारे पास है O और ये हमारे पास पॉइंट है M, और यहाँ बीच का पॉइंट है। अगर आप लोगों ने 10th मैथमेटिक्स ढंग से पढ़ी है तो आप लोगों को पता होगा ये एक 2/1:2 में ये मीडियन डिवाइड होता है, ये वाला पार्ट 2 और ये वाला पार्ट 1। क्लियर? अगर तो L के थ्रू हम ये पूरी साइड निकाल सकते हैं, यानी ये हमारे पास देखा जाए तो अगर राइट एंगल ट्रायंगल में ये तो हमारा हाइपोटेन्यूस है, ये हमारा बेस है, A M = L sin थीटा। थीटा की जगह हम 60 डिग्री लगा सकते हैं, 60 डिग्री वैल्यू होती है √3/2, सो ये हो गया √3/2। Tm हमारा आ गया L √3/2। अब इसमें अगर हम देखें तो ये जो टोटल है इसमें से 2 रेशियो तो ऊपर है और 1 रेशियो नीचे, तो हम क्या, तो AO देखा जाए तो AO क्या है, AO इज अ 2/3 रेशियो ऑफ AM। यानी ये जो AM साइड है इसमें से 2 पार्ट इसमें और 1 पार्ट इसमें, तो ये वाला हमारा रेशियो से आ जाएगा 2/3 और ये हमारा हो जाएगा 1/3। सो हम कह सकते हैं 2/3 AM, तो AO हमारा हो जाएगा 2/3, AM की जगह हो जाएगा A √3/2 से 2 कैंसिल, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा √3, सो हम कह सकते हैं L √3। क्लियर? तो इसको मैं रफ कर देता हूँ, ये हमने कैलकुलेट कर दिया, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, तो AO हमारे पास रहेगा L √3/2, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ AO = L/√3। क्लियर? अगर AO इतना है तो हमारे पास पहले क्या रखा, OB इतना रहेगा एंड OC इतना रहेगा। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चार्ज Q पर A के थ्रू जो फोर्स लगेगा, ठीक, यानी फोर्स ऑन चार्ज Q ड्यू टू Q1, तो वो हमारा रहेगा FOA। क्लियर? FOA, जिसका मैग्नीट्यूड रहेगा दोनों का चार्ज मल्टीप्लाई, यानी Q1 मल्टीप्लाई विद Q एंड अपॉन AO²। और डायरेक्शन में यहाँ पर मेरे पास कोई वेक्टर नहीं है, मैं लिख सकता हूँ इसको इन डायरेक्शन, कह सकते हैं A2O। क्लियर? ये रही इसकी डायरेक्शन। अगर हम इसमें अप्लाई करें वैल्यू तो हमारे पास हो जाएगा Q1 की वैल्यू Q है, सो KQ
और ये की जगह हो जाएगा स्क्वायर L√3 स्क्वायर, जो हो जाएगा हमारे पास FOA KQ और ये हो जाएगा √3 स्क्वायर हो जाएगा ऊपर यानी 3KQ/L स्क्वायर और A2। अब देखा जाए सारी डिस्टेंस सेम है और सारे वर्टेक्स पे चार्ज सेम है, तो इसका मतलब सारे फोर्स रहेंगे सेम, डायरेक्शन इनकी रहेगी अलग अलग डायरेक्शन रहेगी। तो हम कह सकते हैं फोर्स ऑन, जितने भी फोर्स लग रहे हैं ऊपर उन सबका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, यानी फोर्स ऑन चार्ज Q ड्यू टू Q2, तो FOB मैग्नीट्यूड वही रहेगा, यहाँ पे KQ है ये, सो KQ Q/L स्क्वायर एंड B2O। क्लियर। इसी तरीके से हमारा तीसरा चार्ज है फोर्स ऑन चार्ज Q ड्यू टू Q3, तो ये मान हो जाएगा FOC इज इक्वल टू 3KQ Q/L स्क्वायर C2O। तो ये हमारे पास तीनों फोर्स आ गए, अब हमें इनका वेक्टर सम करना है। तो मैं यहाँ पे इसको इलैबोरेट करता हूँ कि हमारे पास जो पॉइंट है O, वहां से देखा जाए तो FOA की डायरेक्शन है नीचे, क्लियर। अगर हम बात करें FOB की तो इसकी डायरेक्शन है इस साइड में, अगर OC की बात करें तो वो डायरेक्शन है इस साइड में। तो हम क्या करेंगे, दो दो चार्ज को लेकर चलेंगे, तो पहले इन दोनों के बीच तो वेक्टर सम है इन दोनों का वो निकालेंगे, फिर जो वेक्टर रिजल्टेंट आएगा उसका इसके साथ सम करेंगे, तो हमारे पास ऑल ओवर रिजल्टेंट आ जाएगा। यानी पहले हम देखें यहाँ पर, बिकॉज सारों के बीच में सारे जो फोर्स है उन सबके बीच में एंगल सेम है, तो टोटल एंगल 360 डिग्री होना चाहिए, और 3 पार्ट्स है तो 360 को अगर हम 3 से डिवाइड करें तो 120, इसका मतलब ये जो बीच का एंगल रहेगा वो सबके बीच 120 डिग्री रहेगा, क्लियर। तो यहाँ पर हम जगह नहीं है तो हम एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को रफ कर देते हैं और यहाँ करते हैं, क्लियर। और हो सकता है तो हम इस वाले पार्ट को यहाँ तक रफ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो पहले हम सम करेंगे, वेक्टर सम करेंगे FOC और FOA का, इनका रिजल्टेंट आएगा हमारा, हम इसको क्या देते हैं F'। तो हमारा जो F' रहेगा ये वो रहेगा, पहले बात करें मैग्नीट्यूड की, तो F' वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड रहेगा जैसा हमने पहले पढ़ा है FOC का स्क्वायर प्लस FOB का स्क्वायर प्लस 2FOC OB एंड cos 120 डिग्री, ठीक। तो ये हमारा मैग्नीट्यूड आ जाएगा, बिकॉज इन दोनों की वैल्यू सेम है, ठीक। तो इन दोनों की वैल्यू सेम है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2FOC स्क्वायर प्लस, बिकॉज हमने देखा है कि फोर्स तीनों सेम है तो डायरेक्शन अलग अलग है बट तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है, सो FOC की जगह OB लिखा जा सकता है, तो OB की जगह OC लिखा जा सकता है। तो इस OB को मैं OC करूँ तो FOC तो F2FOC स्क्वायर हो जाएगा, इसको भी अगर OC करें तो हम 2FOC स्क्वायर। अगर हम बात करें cos 120 डिग्री की, तो cos 120 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, ये तो ये हो जाएगा 1/2, सॉरी -1/2, ठीक। तो ये हो जाएगा 2, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, cos 120 डिग्री इज इक्वल टू -1/2, ठीक।
तो ये हो जाएगा 2F OC स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस इसे 2 कैंसिल हो जाएंगे, जब हम इस ब्रैकेट खोलेंगे तो मल्टीप्लाई और 2 से 2 कैंसिल, तो हो जाएगा F OC स्क्वायर, तो ये F हो जाएगा F डैश डैश F डैश, तो आ जाएगा हमारा F OC स्क्वायर और तो ये वैल्यू आएगी F OC आएगी, ठीक है। यानी जो इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा F डैश वो F OC के इक्वल आएगा, F OC का F OC किसके इक्वल है, F OA के इक्वल है, यानी तीनों फोर्स क्या है, इक्वल है। अब हमें निकालना है इस फोर्स और इस फोर्स का, तो देखा जाए इन दोनों के बीच में एंगल, पहले हम इस एंगल को निकाल देते हैं ताकि हम इसको और इसको निकाल सकते हैं। ये एंगल तो हमारे पास 120 डिग्री है, क्लियर। हम निकालते हैं एंगल, यानी हमारा जो एंगल है उसको एंगल को अल्फा कह देते हैं, तो अल्फा एंगल हो जाएगा tan इनवर्स, सेकंड वाला जो है OC cos थीटा cos 120 डिग्री अपॉन F ये वाला OB प्लस F OC, सॉरी यहाँ हमारा साइन आएगा और यहाँ हमारा cos आएगा। साइन 120 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 और नीचे हो जाएगा OB को OC लिखा जा सकता है, तो ये जाएगा F OC एंड F OC cos 120 की वैल्यू हमने पढ़ी है -1/2, तो हम क्या सकते हैं F OC -1/2, क्लियर। अब हमें ये भी हटाना पड़ेगा यहाँ से, यहाँ से हम इसको हटा देते हैं। ये तीनों फोर्स में यहाँ लिख देता हूँ, जैसा कि हमारे पास F OA था वो भी ये था कुछ 3K³ A2, क्लियर। तो ये हमारे पास तीनों फोर्स है, स्टार्टिंग के जो फोर्स थे। अब हम बात करें अल्फा की, तो हमारे पास आ जाएगा F OC √3/2 और नीचे हो जाएगा -1/2 और ये -1/2 ये F OC है तो F OC 1/2, 2 से 2 कैंसिल, OC से OC कैंसिल, ये हमारा आगे tan इनवर्स है, यहाँ पे भी हम लगाना भूल गए थे तो यहाँ पे लिख देते हैं tan इनवर्स, तो हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स और वैल्यू है हमारे पास √3 और √3 की वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है, tan इनवर्स √3 मतलब 60 डिग्री, तो यहाँ से देखा जाए तो 60 डिग्री और ये हमारा 120, 60 + 120 180, यानी हमारे पास एक फोर्स नीचे जा रहा है, ये हमारा F OA है, ये हमारा F OC, ठीक है। तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों के बीच का एंगल 120 डिग्री। तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है कि अगर दो इक्वल फोर्स 120 डिग्री एंगल पर जाते हैं तो दोनों का रिजल्टेंट होता है 0। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बिकॉज F OC और F OA इक्वल है एंड डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट, so resultant force applied on Q is 0। तो हमारे पास जो टोटल फोर्स लगेगा इन तीनों चार्ज के थ्रू वो हमारा हो जाएगा 0, ठीक है।